उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं नागेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ख़ास मौका है और मौका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज चर्चा परिचर्चाओं का दौर जारी है जगह जगह पे, और कई चीज़ें आज महिला दिवस पर जो है परिचर्चाओं का दौर चलेगा कई जगहों पर। और उसी बीच में मुझे ख्याल आया कि आज के दौर पे ऐसा कुछ जो आपके साथ शेयर करने के लिए हो, तो मुझे लगता है इसके लिए मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुनना था जिसमें कि, क्योंकि जो फेमिनिज्म है, जो स्त्रीवाद है, वो बेसिकली मैं इसे बहुत बड़ा एक ऐसा मोमेंट मानता हूं जिसमें कोई एक पुरोधा को सामने नहीं लाया जाता, एक खास नाम को सामने नहीं लाया जाता, और ये नहीं बताया जाता कि दिस इज द फादर ऑफ फेमिनिज्म या मदर ऑफ फेमिनिज्म, बल्कि एक कलेक्टिव एफर्ट का मूवमेंट रहा है। और इसमें वक्त के साथ साथ नई नई परतें खुलती गई और लोगों ने इसमें भरपूर अपना सहयोग दिया, और इस तरीके से नए नए दौर इसने देखे हैं, जहां एक तरफ पहले ये मूवमेंट सिर्फ पितृसत्तात्मक समाज पर हमले करने का मूवमेंट था, उसके बाद ये मूवमेंट कुछ इस तरीके से जुड़ा कि इसमें फिर औरतों के स्वतंत्र पक्ष की बात होने लगी, औरतों का जो है लिटरेचर में किस तरीके से साहित्य के अंदर दखल है उसको दोबारा पुनर्जीवित करने की बात होने लगी। फिर बात और अगली परत में फिर बात होती है कि जो है नए नए दौर के साथ औरतों का जो है इस बात पे जाना कि उनकी एक अपनी भाषा होनी चाहिए, उनकी एक अपनी भाषा है जिसको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। उसके बाद ये मूवमेंट बढ़ता है और कहता है कि अब औरत को जो है अपने फिजिकल जो है एलिमेंट्स को खुल के लेके आना चाहिए, क्योंकि उस पे उसकी स्वतंत्रता है। और इस तरीके से फिर ये जो है समलैंगिक तक पहुंचता है, और लेस्बियनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, क्वीर थ्योरी, ये सब चीजें जो है एक कलेक्टिव जो है ग्रुप है, इसकी ही देन है। और इसी के साथ साथ ये समूह जो है एक बहुत बड़े मूवमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये इसकी खास बात है। दूसरी, मुझे कमला भसीन मैम की बात याद आती है जो कहती हैं कि ये फेमिनिज्म एक पानी की तरह है, और यही बात जो है मैं आज कविता से पहले कहना चाहूंगा कि ये कविता जो है वो उसी बात को सार्थक करती है। स्त्रीवाद एक पानी की तरह क्यों है? स्त्रीवाद एक पानी की तरह इसलिए है क्योंकि जहां एक और इसका एक तत्व बिल्कुल जड़ से जुड़कर बिल्कुल लोकल रंग में रंगता है और बिल्कुल एक किसी खास जगह को परिभाषित करता है, तो वहीं पर कोई एक ऐसा तत्व भी आएगा जो पूरी ग्लोबल बन जाएगा और पूरे विश्व की महिलाओं के हृदय को छुएगा और उसको एक कॉमन धागे में इस बिल्कुल पिरो के रख देगा। तो ये स्त्रीवाद की खास बात है, और ये जहां एक तरफ जड़ से जुड़ता प्रतीत होता है और बिल्कुल लोकल बन सकता है, वहीं उसी पल ग्लोबल बन सकता है। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए जो लोकल और ग्लोबल दोनों बनाता हो और कोई सीमाएं न देखता हो, जिसमें सीमा का कोई चांस ही ना हो, और वो जहां एक और बिल्कुल एक लोक को दिखाता प्रतीत होता है और महिलाओं की बिल्कुल एक जड़ वाली इस कंडीशन को दिखाता है, तो एक और फिर वो अचानक से ऐसे मुद्दे उभारता प्रतीत हो जो पूरे विश्व के मुद्दे हैं। तो इस हेतु मुझे एक कविता बहुत अच्छी लगी जो हमारे उत्तराखंड के कवि साथी ने लिखी है, अनिल कार्की, डॉक्टर अनिल कार्की, जो काफी मजे हुए राइटर हैं, जिनकी कई किताबें और कविता संग्रह आ चुके हैं, जिनमें अभी रिसेंटली जो आई किताब है अपनी माटी अपना बचपन, और उससे पहले कई किताबें हैं, कुछ कहानी संग्रह हैं, धार का गिदार आप लोगों ने सुनी होगी। और तो ये कविता जो है एक उन्हीं कविता कोश में है और इस कविता का नाम जो काफी अपने आप में एक फेमस कविता बन चुकी है, और इस कविता का नाम है नमक बोती औरतें। ये दोस्तों लंबी कविता है, लगभग 8 इसके पार्ट हैं, इसमें 8 सेक्शन है, लेकिन आप अगर गौर से सुनेंगे तो पूरा फेमिनिज्म मुझे इसमें जिंदा होता प्रतीत होता है। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये कविता, शानदार कविता, पहाड़ पर नमक बोती औरतें, और इनके रचयिता हैं डॉक्टर अनिल कार्की। डॉक्टर अनिल कार्की इस समय अपने गांव पीपड़तल में पूरी कम्युनिटी के साथ जुटकर खेती में और बाकी सारे चीजों में, कृषि भूमि संबंधी नवाचारों में बहुत बिजी हैं, पूरे व्यस्त हैं, और पूरी तरीके से हम जमीन से जुड़े लेखक हैं। तो ये जमीनियत हमें इसमें देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ एक ग्लोबलाइजेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी कविता देखने को मिलेगी।
तो लीजिए आपके सामने पेश है पहाड़ पर नमक बोती औरतें। पहाड़ों पर नमक बोती औरतें बहुत सुबह ही निकल जाती हैं अपने घरों से। होती है तब उनके हाथों में दराती और रस्सी, चूख के बड़े बड़े दाने, सिलबट्टे में पीसा गया महकदार नमक। छोड़ आती हैं वे बच्चों की आंखों के भीतर सबसे मीठी कोई चीज, लेकिन नहीं होती वे पर्वतारोही। दाखिल होते हैं पहाड़ अनिवार्यताओं के साथ उनके जीवन में। हर दिन पहाड़ों को पाना होता है, उनसे पार उनके पास होता है तेज चटपटा नमक व गुड़ भी, जिसे खरचती हैं वे मोतियों की तरह किसी धार पर। ढलान में उतरते हुए या फिर चढ़ते हुए इस तरह होती हैं उनकी अपनी जगहें, जंगलों के बीच भी, जहां वे जोर से हंसती हैं, दरातियों के नोक से जमीन को कुरेदते हुए। बहुत सारा नमक बोआती हैं वे पहाड़ों पर। उगता है उनका नमक अपनी ही बरसातों में, अपने ही एकांत में, अपनी ही काया में, अपनी ही ठसक में। वे बैठ जाती हैं तब किसी धार की नोक में टिके पत्थर पर। छमछट दिखता है जहां से नदी का किनारा। दूर घाटी में पसरती नदी की तरह महसूस करती हैं तब वे खुद को। उनके गादे से झांकती हैं हरी पत्तियां बांझ की, एक टक अपने तनों से मुक्त न्योली गाते हुए। करती हैं वे संबोधित अपनी ही भाषा में, अपने ही अनघड़ शब्दों में पहाड़ को। वे गढ़ती है छीड़, फिर गिरती है और बुग्यालों में पसर जाती हैं उनकी दराती। तब घास बनकर उगती है चारों ओर हरी। उनका यह महकदार नमक सींचता नहीं बल्कि बिखर जाता है। वे फिर से काट लाती हैं हरापन अपने घरों के भीतर और बो आती हैं नमक फिर से पहाड़ों पर। नमक बोती हुई औरतें थकती नहीं, या कि उन्हें थकना बताया ही नहीं गया है। वे होती हैं एक शिकारी चिड़िया की तरह जो खदेड़ देती हैं बहुत दूर उंगली वाले चीलों को अपने घोंसले से। उनकी रातें भी होती हैं अपने परदेश गए पतियों के लिए नहीं, बल्कि अपने दुखों को साझा करने। वे रातों को चल पड़ती हैं मीलों दूर, जत्थों में चांचरी गाने। वे बहुत शातिर छापामारों की तरह कर देती हैं जब रात को गोल घेरे में बंद वे हाथों में हाथ लेकर बना लेती चक्रव्यूह जहां नहीं घुस पाती उदासी। तब फाटक पर टंगी बोतल बत्ती धधकती है, बांच के गिल्टे लाल हो रहे होते हैं कहीं किसी कोने में उनके गीतों की हवा पाकर। तब धूल उठती है, जमीन निखर जाती है। वो अपनी पतियों के बिना भी रहती है खुश। पति उनके लिए केवल होते हैं पति या फिर फौजी कैंटीन के सस्ते सामान की तरह। पहाड़ पर नमक बोती औरतें अपने परदेश जाते पतियों को पहुंचाने धार तक आती हैं हमेशा, फिर लौट जाती हैं धार के उस तरफ घास से भरे डोके लेकर या पानी की गगरी कांख में दबाए, क्योंकि वह जानती हैं लौट आते हैं परदेश गए लोग अपनी जमीनों को एक दिन। इसलिए बसंत का स्वागत करती हैं, दरवाजों पर फूल रखती हैं। बसंत पंचमी को वे जाती हैं जंगल, दे देती हैं वह अपनी सारी टीस हिलांस को, अपने विरह को भूल जाती है। घुघुती की साखी से निकलती घुर घुर की आवाज में अपने रंग में रंग देती है जंगलों को। तब बुरांश खिलता है लाल, काफल में भर जाता है रस। पहाड़ पर नमक बोती औरतें महकदार नमक लिए चलती हैं हमेशा। पहाड़ पर नमक बोती औरतों के होते हैं प्रेमी, वे खुद होती हैं महान प्रेमिकाएं। पहाड़ पर नमक बोती औरतों के होते हैं प्रेमी, वे खुद होती हैं महान प्रेमिकाएं। अपने टेशाटन पर गए पतियों से वे करती आई हैं विद्रोह, और घुमक्कड़ों के साथ भागने के उनके किस्से अब तक जिंदा हैं पहाड़ों पर। वे भेड़ों का रेवड़ लेकर चली आती हैं भोट से कत्यूर राजाओं के दरबारों तक अपने प्रेम को व्यक्त करने। राजाओं के दरबारों से सुरक्षित निकल भी जाती हैं अपने जंगलों को। उन्हें पाने के लिए राजा खोते आए हैं अपनी सेनाएं। अपनी ओर उठती जमींदारों की आंखें फोड़कर भाग आती हैं वे अपने प्रेमियों के पास अक्सर। वे खोच देती हैं बागनाथ की मूर्ति की आंखें भगवानों के घूरने की आदत से परेशान होकर। वे नदियों को देती हैं सोने के सिक्के दान, कहती है बहती रहना, पत्थरों को मिट्टी बनाते रहना घिस घिस कर। तब जब वह बन जाएंगे मिट्टी, हम बो देंगे उन पर नमक। पहाड़ पर नमक बोती औरतें होती हैं इजाएं, उनके बच्चे खेलते हैं मिट्टी में और खा भी लेते हैं, वे मिट्टी का स्वाद जानते हैं। उनकी नाक बहती है, बहती हुई नाक का नमकीनपन उन्हें चखा है। ईजा के वक्ष से लगते हुए यह प्रमाणित हो जाता है खुद ब खुद।
पसीने से कुछ अलग नहीं होता ईजा के वक्ष का स्वाद, जो होंठों पर चिपका रहता है उनके जवान हो जाने पर भी। जवान होने से पहले वे पहाड़ों पर खेलते हैं फिसलने वाला खेल। फिसलते हुए फट जाती हैं उनकी पैंट पिछवाड़े से, स्कूल की खाकी पैंट के पीछे हो जाते हैं छेद, जिसे वह आजीवन सीते रहते हैं। फिर ईजाओं से अलग होकर वे पहाड़ों पर जाते हैं गाय चराने। तब रिभड़ाते हैं हुए बैलों को और जला देते हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ पर खतड़वा उनकी माएं तब उनके लिए पकाती है रोटी और पीसती हैं नमक। पहाड़ पर नमक बोती औरतें जब कभी पहाड़ों से घास के डोके के साथ गिरती हैं, छमछट ढलान पर लुढ़कते हुए नदी के पास पहुंच जाती हैं या एक नदी हो जाती है, तब बदल दिया जाता है उस धार का नाम उनकी शहादत पर। पिताओं और पतियों के घर से दूर इस जंगल में वे याद की जाती हैं हमेशा घसियारिनों द्वारा। तब शाम का पीला घाम केवल उनके लिए ही पसरता है पहाड़ों पर, ताकि सूख सके मासिक धर्म में पहनी गई उनकी धोती। इसी धूप में नहाती हैं वे, गाढ़ खोलों में बैठ जाती हैं गाढ़ के सबसे ऊंचे टीले में। यहीं धूप मिलती है छूतिया सैनी को सूरज की ओर से। पहाड़ लपक कर पकड़ लेता है इस धूप को अपने सच्चे हकदारों के लिए। उस वक्त घरों पर बैठी पहाड़ पर नमक बोने वाली औरतें पहाड़ों से गिरी हुई शहीद औरतों को याद करती हुई अपने बच्चों को बताती हैं कि क्यों आता है पीला घाम पहाड़ों पर सांझ को ही, कैसे पड़ा होगा नाम इस दुनिया में जगहों का, पेड़ों का, चिड़ियों का, यहां तक कि प्योली के फूल का भी। और इस तरह बताती हैं अपने इतिहास और अपनी लड़ाइयों में वे राजधानी से दूर किस तरह होती हैं शामिल, किस तरह होती हैं शहीद, किस तरह करती हैं गर्व, किस तरह उगती है ढलानों पर, किस तरह भींच लेती हैं जमीनों को अपनी जड़ों से। बच्चे सुनते हैं और अधबीच में सुनते हुए सो जाते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद अभिमन्यु घिर जाता है चक्रव्यूह में। ज्यों ही जवान एकलव्य निकलता है अपने कबीले से बाहर, काट दिया जाता है उसका अंगूठा। तब इतिहास में अर्जुन लिखे जाते हैं गांडीव धनुष के साथ। जबकि पहाड़ पर नमक बोती औरतें मरकर भी नहीं छोड़ती अपनी जमीनें। वे घट वाली गाड़, जंगल वाली धार और नौले वाले खोलों में रहती हैं मौजूद हमेशा। उनके हिस्से का नमक, उनके हिस्से का टीका, उनके हिस्से के कपड़े, उनके हिस्से की दरातियां और उनके हिस्से का दर्पण आज भी चढ़ाता है जगरिया। कहीं किसी दार पर डर के मारे मरकर भी नहीं छोड़ती वे अपनी संगंजियों को, हर दुख में उन्हें देती है लड़ने का हौसला। पहाड़ पर नमक बोते रहने की जिम्मेदारी से कराती रहती हैं अवगत। वे सपनों में फटी धोती पहनकर चली आती हैं, मांगती हैं चूक, मांगती हैं नमक महकदार, बुलाती हैं जंगलों में अपनी सहेलियों को, धार पर बैठकर सुनाने को कहती हैं न्योली। औरतें जाती हैं जंगल और फिर बो आती हैं नमक पहाड़ों पर। तो दोस्तों, ये थी अनिल कार्की जी की कविता पहाड़ पर नमक बोती औरतें। और आपने देखा होगा कि इसमें जहां एक और औरत की एकदम जड़ से जुड़ी जिंदगी जो है प्रतीत होती है, वहीं पर ये कई सवालों को हमारे सामने उछालती सी प्रतीत होती है कि ये पेन, ये सफरिंग, ये जिम्मेदारियों के नाम पे जो पीड़ाएं हैं, ये आखिर कब तक, और किस तरीके से एक सहन शक्ति के परे भी जाके एक पीड़ा को झेलने का दौर जो महिलाओं के जीवन में पसरा है बुरी तरीके से, वो अंधकार किसी उजाले की तलाश में कब तक भटकता रहेगा। तो ये कविता पे आप जरूर गौर कीजिएगा और सोचेगा, और ये आपको कविता कई परतों से घिरी हुई कविता नजर आएगी। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे दूसरे प्रोग्राम में। मैं नागेंद्र आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।